Welcome to my channel Biohealth Academy students. So now we will do properties of genetic material. Yes, what are the properties of genetic material? Now properties of genetic material when we will do, we will also compare so whether so which one of them DNA or RNA is the best genetic material, which will fulfill the all characteristics of the genetic material. So let's do now. So now it is till now. So it is by Griffith's experiment, transformation principle, and the transduction experiment of the Hershey and Chase. So these both have proved that DNA is genetic material. But still, so RNA is also there in some viruses. It is genetic material. Yeah, so like papilloma virus, herpes virus, polio virus, measles virus. So in these viruses still RNA is the genetic material. Now, so requirements जो है वो जेनेटिक मटेरियल की क्या है? क्या सो पहले ये देखते हैं, फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे. सबसे पहले है रेप्लिकेशन कि जेनेटिक मटेरियल वो उसको कहेंगे हम जो अपनी कार्बन कॉपीज बना सकते हैं. तो डीएनए जो है अपनी कार्बन कॉपीज जो है एग्जैक्टली बिल्कुल बना लेता है. तो देन उसके बाद स्टेबिलिटी पे आएगा पॉइंट जो है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है स्टेबिलिटी. जो भी सब्सटेंस डीएनए या आरएनए जो भी जो है केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होगा, so that will be considered as the genetic material. और थर्ड है म्यूटेशंस के स्टेबिलिटी तो है बट ये कि कभी कभी ओकेशनली इसमें म्यूटेशंस होनी चाहिए. तो जो कि रॉ मटेरियल बनेंगी फॉर द एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन भी होनी है तो उसके लिए थोड़ी बहुत चेंजेस जो है आनी चाहिए. तो ओकेशनली सो समटाइम्स म्यूटेशंस जो है होनी चाहिए, स्लो चेंजेस होनी चाहिए. उसके बाद है एक्सप्रेशन कि जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना वो होगा सो जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा एंड प्रोड्यूस मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब जो कैरेक्टर्स हैं हमारे तो वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं कि जो जीन्स हैं दे एक्सप्रेस टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, प्रोटीन्स बनाती हैं और वो उन प्रोटीन्स की वजह से ही फिर हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो फिनोटाइप्स जिनको हम बोलते हैं वो डेवलप होते हैं. तो ये चार मेन रिक्वायरमेंट्स हो गई, रेप्लिकेशन, स्टेबिलिटी, म्यूटेशंस एंड एक्सप्रेशन. ठीक है जी. अब इसमें ये कंसिडर होता है कि कहा जाता है कि डीएनए इज मोर स्टेबल सो एज कंपेयर टू आरएनए. ठीक है, सो हाईली स्टेबल है डीएनए एज कंपेयर टू द आरएनए. ठीक है, तो मतलब थ्रू आउट द लाइफ साइकिल एज जब फिजियोलॉजी में चेंजेस आई कुछ भी, तो ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल होना चाहिए. मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आनी चाहिए. जब लाइफ साइकिल आगे प्रोग्रेस करता है, एज बढ़ती है, चेंजेस इन फिजियोलॉजी आती हैं, बट जेनेटिक मटेरियल नहीं चेंज होता. जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टेबल होना चाहिए. तो और ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट ने ये कंफर्म भी किया है कि जब S3 हीट लिविंग बैक्टीरिया को हीट किया गया तो स्टिल उसका जो डीएनए था उसमें विरुलेंस की प्रॉपर्टी एज सच मेंटेन रही, स्टेबल रही. ठीक है, वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है. इस तरह के और भी कई प्रॉपर्टीज होंगी जो उसकी स्टिल मतलब वहां पे थी. दिस प्रूव्स दैट डीएनए इज स्टेबल, सो इज मोर स्टेबल. तो जो अब ये डीएनए जो है स्टेबल जो है उसका एक और कारण है कि उसके 2 स्ट्रैंड्स हैं. ठीक है, सो 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं. अगर किसी वजह से किसी अनफेवरेबल कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर है, हीट है मान लो, जहाँ कोई और रेडिएशंस हैं, उनकी वजह से उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं जिसको हम डीनेचुरेशन बोलते हैं. तो एज सुन एज दीज अनफेवरेबल कंडीशंस फेड अवे, so then these two complementary strands they again join together, that is renaturation. तो ये भी इस चीज की स्टेबिलिटी को शो करता है कि ये दोबारा से फिर दोबारा आपस में जुड़ जाती हैं दोनों स्ट्रैंड्स. और उसके बाद फिर इसमें थाइमिन का होना, यूरासिल के इंस्टेड थाइमिन इज कंसिडर्ड मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द यूरासिल. तो वो यूरासिल का इधर आरएनए में होना वो उसको अनस्टेबल बनाएगा, इसका मतलब. ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक इसमें ये फीचर है कि जो डीएनए है वो अपनी एक्सप्रेशंस जो करनी है तो उसके लिए वो आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट है. मतलब थोड़ा सा ये डिपेंडेंस उसका है कि वो आरएनए के ऊपर डिपेंड करता है और वो डायरेक्ट जो एक्सप्रेशंस जो है वो नहीं करता, वो थ्रू मैसेंजर आरएनए करनी पड़ती है उसको. ठीक है, तो वो भी एक तरह से एक स्टेबिलिटी है इसकी. तो आरएनए में क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है. ठीक है, एक तो ये अनस्टेबिलिटी है, यूरासिल का प्रेजेंट होना. फिर आप याद करो कि उसमें राइबो शुगर थी और उसके कार्बन नंबर 2 पे OH था, जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर थी और उसके कार्बन नंबर 2 पे H था.
सो इंस्टेड ऑफ मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं था, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्टिव है तो वो उसकी वजह से अनस्टेबल हो गया। देन उसके बाद जो आरएनए है वो म्यूटेट बहुत फास्ट करता है, तो हम लोगों ने कहा कि म्यूटेशंस होनी चाहिए बट स्लो होनी चाहिए, एकदम से नहीं होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि फटाफट म्यूटेशंस होती रहे, तो म्यूटेशंस जो है वो फास्टर है इसमें, तो इसलिए ये बेस्ट जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, ठीक है। सो आरएनए जो है वो हाईली रिएक्टिव है, सो देन डायरेक्टली कोड करता है प्रोटीन्स के लिए, एकदम से अपनी एक्सप्रेशंस जो है वो देता है, ठीक है। सो जो भी एक्सप्रेशंस देनी है, तो ये बड़ा मतलब फास्टर है, ठीक है, और रिएक्टिव है, फास्टर है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सो कम रिएक्टिव है एंड ज़्यादा थोड़ा फास्टर नहीं है, तो इसलिए डीएनए जो है ये कंसिडर किया गया कि इज बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए। तो आरएनए किस लिए यूज होता है फिर ज़्यादा, वो ट्रांसमिशन के लिए होता है, कि जैसे इंफॉर्मेशन को, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट, जैसे डीएनए से आरएनए में गई, आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन में गई, तो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो एक आपने ट्रांसफर आरएनए पढ़ना है, तो ट्रांसफर आरएनए जो है वो इम्यूनो एसिड्स को सेलुलर पूल में से उठा के एट द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन लेके आता है, तो इस तरह से इनके फंक्शंस हैं। तो देयरफॉर डीएनए का आरएनए के साथ थोड़ा सा हमने कंपैरिजन किया, तो ये फाइंड आउट किया कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द आरएनए, ठीक है। तो इसलिए ये बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है, तो ये प्रूफ हो गया कि इसमें ये सारे फीचर्स हैं जो जेनेटिक मटेरियल में होने चाहिए डीएनए में। अब थोड़ा सा है आरएनए वर्ल्ड, सो लिटिल अबाउट आरएनए वर्ल्ड क्या है। तो इसमें कुछ आपकी नीट के एग्जामिनेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, तो उनको आप ध्यान से करना। तो आरएनए जो है वो कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल है, ये तो मैंने बताया हुआ पहले आपको, एचआईवी वायरस हो गया, पेपिलोमा, हर्पीज वायरस, लाइक दैट, एंड इट फंक्शंस एज मैसेंजर एंड अडेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। अडेप्टर कौन है, ट्रांसफर आरएनए, सो जो अमीनो एसिड्स को पिकअप करके लेकर आता है उसको कहते हैं मैसेंजर, जो है वो डीएनए से इन्फॉर्मेशन को आगे पॉलीपेप्टाइड में चेन में पास ऑन करता है। तो अभी हम लोगों ने कहा कि ये ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए बेस्ट है। अब ये पॉइंट आप देखो जो नीट के लिए है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए, ठीक है। सबसे पहले जब एवोल्यूशन हो रही थी तो सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल डेवलप हुआ था वो आरएनए था, डीएनए नहीं था। सो डीएनए आरएनए से ही बना बाद में, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए। मेटाबॉलिज्म, स्प्लाइसिंग एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, ये अभी ट्रांसलेशन करना है हम लोगों ने, स्प्लाइसिंग भी आगे आएगा। तो मेटाबॉलिज्म आपको फेमिलियर हो, तो ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं दे इवॉल्व्ड अराउंड द आरएनए, ठीक है। अब ट्रांसलेशन जब होती है तो आप पढ़ोगे आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, तो दैट इज ट्रांसलेशन, ठीक है, मैसेंजर आरएनए से, एंड विद द हेल्प ऑफ द अडेप्टर मॉलिक्यूल दैट इज ट्रांसफर आरएनए, उसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ द राइबोसोमल आरएनए व्हिच इज कंटेन्ड इनटू द राइबोसोम्स। तो ये तीनों आरएनए जो है मिल के ट्रांसलेशन करवाते हैं, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग जो है वो इसकी आरएनए के जो मैंने इंट्रोन्स बताए थे आपको, इंट्रोन्स एक्सोन्स, ठीक है। तो इंट्रोन्स जो है उनको हम निकाल देते हैं बाहर यूकैरियोट्स में, और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की वजह से, एंड फिर डीएनए लाइगेज जो है वो एक्सोन्स को जोड़ देता है, मतलब जो हमें चाहिए आरएनए वो जोड़ देते हैं, तो वो स्प्लाइसिंग कहलाती है। तो इस तरह से सो देन फर्स्ट बायोकैटलिस्ट भी आरएनए था, ठीक है। फर्स्ट बायोकैटलिस्ट जो एंजाइम का काम करेगा तो उसका नाम था राइबोजाइम, ठीक है, ये भी है। बाद में जो है ये एंजाइम्स जो है आरएनए वाले जो थे उनकी जगह प्रोटीन एंजाइम्स ने ले ली। सो क्योंकि आरएनए वाले जो एंजाइम्स हैं उनकी वैरायटी नहीं थी, ठीक है, ज़्यादा, पर प्रोटीन एंजाइम्स की वैरायटी ज़्यादा है, मतलब एवोल्यूशन के साथ मैं कह रही हूँ। तो देन वैरायटी ज़्यादा है, और कैटालिटिक फंक्शंस जो है वो फास्टर थे उनके, ठीक है, और जो है इनकी स्टेबल थे, ठीक है, एंड इफेक्ट एफिशिएंसी भी ज़्यादा थी जो प्रोटीन वाले थे, ठीक है। जो अब मतलब जो एंजाइम्स हैं ज़्यादा प्रोटीन वाले हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी, उनकी एफिशिएंसी और उनका वैरायटी जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, तो वो बाद में प्रोटीन एंजाइम्स ने इनकी जगह ले ली, ठीक है, पर फर्स्ट यही थे। तो इस बायोकैटलिस्ट की वजह से, ठीक है, इस रीजन की वजह से आरएनए वाज वेरी रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। वो हम पहले भी यहाँ पे कर चुके हैं कि आरएनए जो है वो सो ज़्यादा रिएक्टिव था और अनस्टेबल है। तो केमिकल मॉडिफिकेशंस जो है आरएनए में फिर हुई, ठीक है, केमिकल मॉडिफिकेशंस हुई, एंड दैट फॉर्म्ड द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो केमिकल में चेंजेस होने, आरएनए में चेंजेस होने की वजह से डीएनए प्रोड्यूस हो गया। डीएनए वाज मोर स्टेबल ड्यू टू द टू कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स एंड ऑल्सो
सो इट रेजिस्ट द चेंजेस बाय इवॉल्विंग ए प्रोसेस ऑफ रिपेयर। इसमें रिपेयर हो सकती है, तो ये अगर कोई थोड़ी बहुत म्यूटेशन होती है तो ये रिपेयर भी कर लेता है। मतलब ये है कि म्यूटेशंस जो है वो हमने अभी पढ़ा कि होनी चाहिए, बट स्लो होनी चाहिए। अगर म्यूटेशंस जो है मतलब होती रहती हैं तो फिर ये मैक्सिमम म्यूटेशंस को रिपेयर भी कर लेता है। इसमें सेल्फ मैकेनिज्म होता है रिपेयर का, तो ये इसका स्टेबिलिटी का कारण है। ठीक है, तो आरएनए एंजाइम्स मैंने बता ही दिया कि प्रोटीन एंजाइम्स ने उनकी जगह ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि वो स्टेबल थे वैरायटी और एफिशिएंसी की वजह से। तो ये है पूरा आरएनए वर्ल्ड, मतलब आरएनए कैसे तो उसका डीएनए में कैसे बदला और कैसे आरएनए एंजाइम्स की जगह पे प्रोटीन एंजाइम्स आए, और फर्स्ट जो है कौन था जेनेटिक मटेरियल। तो ये थोड़ा सा आरएनए वर्ल्ड है। तो इसमें आपने +1 में मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए थोड़ा पढ़ा हुआ है, पर हम लोग उसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे हम चैप्टर करेंगे तो पढ़ेंगे उसको। तो ये थे रिक्वायरमेंट्स ऑफ द genetic material. So this is now fully clear that DNA is a genetic material. So please now subscribe my channel and like and share the video. Thank you so much.